हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेकंड पार्ट करेंगे अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जहाँ पे हम पूरे सिलेबस की डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे जो पहला टॉपिक रहेगा अपना, दैट इज़ अबाउट द सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स, कोशिका और उसके अंगक। अगर कोशिका और उसके अंगक की बात करें तो कैसे हम छोटे से बच्चे थे और कैसे हम बड़े होते चले और फाइनली एक स्टेज आएगी जब हम एल्डर की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो क्या बेबी भी ऐसे ही बना था डायरेक्ट? तो नो, यू शुड नो, फादर से आया था स्पर्म एंड मदर से आया था ओवम। दोनों जब मिले थे आपस में तो एक छोटा सा सेल बना था जिसको बोला गया जाइगोट। ठीक है, जो कि डिक्लेयर करता है कि प्रेगनेंसी हैपन हो चुकी है। तो इसी सेल के बारे में हम चीज़ें पढ़ेंगे कि इस सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक यूनिट है लाइफ की। अब मैंने एक टर्म यूज़ करी सेल के लिए, दैट इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर मैं बोल सकती हूँ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब एक जो कोशिका होती है उसको इकाई बोला जाता है ज़िंदगी का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप एक इंडिविजुअल को उठा लो, एक ह्यूमन बीइंग को उठा लो, तो उसके अंदर बड़ी सारी प्रोसेसेस चल रही हैं। जैसे पाचन प्रक्रिया चल रही है, यानी कि डाइजेशन चल रहा है। श्वास चल रही है, यानी कि रेस्पिरेशन कॉन्स्टेंटली चल रहा है। उत्सर्जन हो रहा है, यानी कि एक्सक्रीशन हो रही है। देयर आर सो मैनी प्रोसेसेस जो कि एक इंडिविजुअल के अंदर चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। ठीक है, तो बोला जाता है कि जो सेल है उसको फंडामेंटल यूनिट क्यों बोला या फिर बेसिक यूनिट क्यों बोला? क्योंकि जो डाइजेशन है वो एक इंडिविजुअल सेल के अंदर भी चल रही है। जो रेस्पिरेशन है, यानी कि श्वास हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है कॉन्टीन्यूसली और हमें एनर्जी मिलती है। और एनर्जी की अगर आपको लास्ट लेक्चर की याद हो तो मैंने आपको बताया था एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अब क्या है, ये जो सेल है इसके अंदर डाइजेशन, पाचन भी चल रहा है, एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन भी चल रहा है, रेस्पिरेशन, सारी प्रोसेसेस चल रही है यहाँ पे। और जैसे ह्यूमन बींग्स में ब्रेन था तो सेल के अंदर भी हमें ब्रेन मिल रहा है जो कि न्यूक्लियस है। कमांडर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं इसको। ठीक है, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। तो ये सारी प्रोसेसेस हमारे एक सेल के अंदर भी चल रही हैं। जितनी एज एन इंडिविजुअल हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन हो रहे हैं, वैसे ही सेल के अंदर भी सारे फंक्शन हुए जा रहे हैं। ठीक है, दैट्स वाई जो सेल होता है, हम बचपन से क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि जो सेल है दैट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो पहले चैप्टर में हमारे पास यही चीज़ें रहेंगी, दैट इज सेल एंड इट्स ऑर्गेनल, यानी कि कोशिका और उसके अंगक। उसके बाद आती है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर मैं आपसे बात करूं, बायोलॉजी, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो बहुत सारे आपके पास प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स के लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ करते हैं। एक होता है फ्लोरा। फ्लोरा यानी कि जब भी प्लांट्स की बात होगी, वनस्पति की बात होगी। एक होता है फौना। फौना यानी कि जब भी आप एनिमल्स की बात करोगे, जीव की बात करोगे। ठीक है, फौना उसके लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी आते हैं आपके पास, जैसे कि आगे बैक्टीरिया। फिर आपने वायरस सुना होगा। ठीक है, फंगस सुना होगा आपने, फंगस को कवक भी कहते हैं, कवक। ठीक है, ऐसे ही शैवाल आपने सुना है, एल्गी, शैवाल। तो ये सारी चीज़ें आपने सुनी है। अब जैसे वायरस की अगर मैं बात करूं, कोविड-19 तो सुना होगा आप सभी ने। अगर मैं वायरस की बात करूं तो ये ना तो जिंदा होता है ना तो ये मरा हुआ होता है। जैसे ये कोई इंसान है, जब तक तो वायरस बाहर उड़ रहा है तब तक ये नॉन लिविंग है। जब तक बाहर उड़ रहा है तब तक तो नॉन लिविंग है, इसके अंदर कोई जान नहीं है। पर जैसे ही ये वायरस इस ह्यूमन बीइंग के अंदर जाएगा तो यहाँ पे ये लिविंग हो जाता है। तो इसके तो ड्यूअल नेचर है। तो इसको किस कैटेगरी में रखा जाए, वायरस को कहाँ रखा जाए? जैसे फ्लोरा की अगर बात करूँ, यानी कि वनस्पति की बात करूँ या फिर प्लांट्स की बात करूँ, तो मैंने क्या किया, एक किंगडम बनाया, किंगडम का नाम रख दिया प्लांटे। ठीक है, उस राज्य का नाम ही क्या रख दिया, प्लांटे। मतलब जितने भी प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे वो आपको कहाँ दिखेंगे, प्लांटे के अंदर। मतलब जिनकी रूट है, स्टेम है, फ्लावर्स हैं, वो सारी चीज़ें। कई प्लांट्स ऐसे भी होते हैं ना जिनकी स्टेम नहीं होती, तना नहीं होता प्रॉपर। तो मैंने क्या किया, प्लांटे में वो सारे रख दिए। फिर वैसे ही एक छोटी सी और कैटेगरी पढ़ सकते हैं फौना की। फौना यानी कि एनिमल्स, जैव की बात हो रही है। अब मैंने क्या किया, जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे कहाँ पे रख दिए, एनिमेलिया के अंदर। तो एक किंगडम बना दिया एनिमेलिया। वैसे मैंने देखा कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी हैं,
और इन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स में भी डिफरेंस थे, तो मैंने इनके दो सेपरेट किंगडम्स बना दिए, किंगडम 1 किंगडम 2 नाम करेंगे जब आते चलेंगे। और वायरस के लिए एक अलग ही कैटेगरी रख दी, इसको सभी के बाहर रख दिया, आउट ऑफ द बॉक्स। वायरस का एक टॉपिक ही अलग से पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि इनका फीचर जो है वो नॉन लिविंग भी है और लिविंग भी है। तो दो तरह के आपको फीचर्स दिखेंगे, जिस वजह से ये सारी चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं। तो जो सेकंड चैप्टर हमारा रहेगा दैट इज़ अबाउट द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सॉरी, और जिसको जैविक वर्गीकरण भी कहते हैं। उसके बाद इंडिविजुअली पढ़ेंगे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को तो बैक्टीरिया ही बोलते हैं, फंगाई, कवक जिसको बोलते हैं, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही बोलते हैं, वायरस को वायरस ही बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर रहे हैं हम। तो ये सारे फिर जब क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे इनकी, तो फिर इनकी डिटेलिंग करेंगे। डिटेलिंग क्यों करेंगे? क्योंकि आपने सुना होगा कर्ड, कर्ड के अलावा एक और चीज़ आपने सुनी होगी दैट इज़ योगर्ट। योगर्ट मे बी आपने ये दोनों टर्म सुनी हैं। तो कर्ड एंड योगर्ट में होते हैं बैक्टीरियाज। अब जैसे कर्ड होता है ये तो नेचुरल फर्मेंटेशन से बन जाता है, आपने इनॉक्यूलेशन रखी होती है, पिछला दही रखा होता है, वही दोबारा से दूध में डाला जाता है, कर्ड बन जाता है। पर जो योगर्ट होता है ये कम्प्लीटली आर्टिफिशियल रहता है, इसमें बैक्टीरिया की स्ट्रेन्स डाली जाती हैं। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरियाज इसके अंदर डाले जाते हैं ताकि ज़्यादा नरिशमेंट इसमें मिले। प्रोबायोटिक्स एंड ऑल आपने सुने होंगे, पढ़ेंगे इनको इन अपकमिंग लेक्चर्स, अभी सिर्फ इतना याद रखो प्रोबायोटिक्स। तो इनके यूजेस क्या क्या हैं बैक्टीरिया के, पॉजिटिव भी देखेंगे, फिर बैक्टीरिया तो बीमारियां भी फैलाता है, डिजीज़ भी तो आएंगी, तो डिजीज़ भी पढ़ेंगे। फिर आती है आपकी फंगस, फंगल डिजीज़ भी आपने सुनी होगी। एंड देन आता है प्रोटोजोआ, आप जैसे सुनते हो ना मलेरिया, तो लग सकता है आपको कि मे बी बैक्टीरिया कॉज करता है या फिर वायरस कॉज करता होगा, बट नो, मलेरिया को कॉज करता है प्रोटोजोआ। तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि ये प्रोटोजोआ है क्या चीज़। फिर उसके बाद आते हैं वायरस, वायरस का एग्जाम्पल आप सभी को पता है, तो इनके बारे में 1 बाय 1 डिटेलिंग करेंगे। फिर आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ अबाउट द डाइट एंड न्यूट्रिशन। डाइट एंड न्यूट्रिशन की बात करें, नाम से पता लग रहा है अरे डाइट चार्ट बना दो, वे वज़न कम करना है। डाइट यानी कि आहार, डाइट यानी कि आहार, एंड न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आइडिया लगा सकते हो। मैंने आपको कल बताया था कि जब बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। जैसे हमने प्रोटीन खाई चने की फॉर्म में या दाल की फॉर्म में, तो प्रोटीन टूट जाती है इनटू छोटे छोटे यूनिट जिनको बोलते हैं अमाइनो एसिड। तो इससे पता चलता है कि जब बहुत सारे अमाइनो एसिड बने तो क्या बनाया, प्रोटीन, और जब प्रोटीन टूटा तो बहुत सारे क्या बनेंगे, अमाइनो एसिड बनेंगे। पेप्टाइड, पेप्टोन, बड़ी सारी टर्म्स आएंगी अभी, पर वो डाइजेशन वाले चैप्टर में हम देखेंगे। पहले ये सारी चीज़ें बनती हैं, बीच में फिर जाके अमीनो एसिड। पर कल को क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्रोटीन का छोटा सा यूनिट क्या है, तो वो आपका आंसर रहेगा अमाइनो एसिड। फिर उसके बाद वाइटामिन्स के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर कवर अप करेंगे। वाइटामिन्स के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स आपने सुने होते हैं। फिर फैट्स वगैरह पढ़ेंगे, फैट्स को हिंदी में वसा बोल देते हैं, प्रोटीन तो प्रोटीन ही रहता है, फैट्स को वसा बोल देते हैं। तो ये सारे आपके कहाँ पे आएंगे, इस डाइट एंड न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में। फिर अगर बाई चांस इस विटामिन की कमी हो जाती है या फिर किसी प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्या क्या बीमारियाँ होंगी, क्या क्या डेफिशिएंसीज होंगी, तो वो डिजीज़ हम पढ़ेंगे लास्ट में जाके, अराउंड 15th या 16th चैप्टर आएगा आपका। ठीक है जी, तो दैट इज़ योर डाइट एंड न्यूट्रिशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर रहता है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि मानव का पाचन तंत्र। कुछ ऐसा जैसा बनाते थे आप 10th क्लास में, कईयों ने मॉडल भी बनाया होगा। ऐसे माउथ होता था, यहाँ से पाइप लगती थी, और ये पाइप जो है ये स्टमक में लीड करती है इस तरह से। फिर स्टमक जो होता है वो ऐसे जुड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के साथ इस तरह से। याद है ना ये सब चीज़ें, ऐसे था। तो ये था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव का पाचन तंत्र। ठीक है, तो ये पेट में क्या होता है फूड के साथ, जब आप फूड को निगलते हो तो उसको बोलते हैं बोलस, और जब पेट से आगे जाता है तो उसको बोल देते हैं काइम। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आप फूड के लिए यूज़ करते चलते हो, तो वो डिफरेंसेस क्रिएट करता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आएगा आपके किस चैप्टर के अंदर, तो डाइजेस्टिव सिस्टम वाले के अंदर। फिर आता है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूँ मानव का श्वसन तंत्र, तो आपने बचपन में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया होता था लाइक दिस,
याद है ना, लिख देते थे कि 2 लंग्स होते हैं, एक लंग बड़ा होता है एक छोटा होता है, फिर लिखते थे कि बीच में एक विंड पाइप होती है जिसको ट्रैकिया भी कहते हैं। ट्रैकिया 2 पाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं जिसको बोल देते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें आप पढ़ते थे। फिर यहाँ पे छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर, बोरियों की तरह, जो फूलते रहते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज इसी पॉइंट पे होता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर आपने पढ़ा होगा कि हिचकियाँ लग जाती हैं कभी कभी, तो उसी का हम पढ़ेंगे अबाउट द डायफ्रम। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डायफ्रम। तो ये सारा किस में पढ़ते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर आएगा मानव कंकाल प्रणाली, हड्डियों का ढांचा, जैसे आपकी खोपड़ी होती है टॉप पे, ठीक है, इसको बोल देते हैं स्कल। और यहाँ पे बिल्कुल गर्दन के नीचे आपको 2 हड्डियाँ मिली होती हैं जिनको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, ठीक है, या क्लेवाइकल भी बोलते हैं। ब्यूटी बोन सुंदरता बोलते हैं कि जिसकी ये ढंग से दिखाई देती है वो बड़े सुंदर होते हैं, सॉर्ट ऑफ। चलो एनीवेज ब्यूटी बोन बोलते हैं इसको। फिर एक और टर्म दी गई है इसको, दैट इज़ कॉलर बोन। कॉलर बोन के अलावा एक और टर्म दी गई है उसको, क्लेवाइकल। फिर आपने रिब केज सुना होगा। जो आपका रिब केज होता है ना, वो एक हड्डी के साथ जुड़ा होता है बीच में, ऐसे टैगर की तरह होती है एक हड्डी बीच में, जिसको बोलते हैं उरस्थी। उरस्थी, उरस्थी ना बोल के उसको बोल देते हैं स्टर्नम। ठीक है, उरस्थी इन हिंदी, स्टर्नम इन इंग्लिश। ठीक है जी, तो ये आ गया आपकी उरस्थी। फिर जांग की हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फेमर। ठीक है, थाई बोन, जांग की हड्डी भी बोल देते हैं इसको, जांग की हड्डी। ठीक है जी, जांग की हड्डी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में, कंकाल प्रणाली जो होती है उसके अंडर ये पार्ट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टिश्यू एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, टिश्यू एंड इट्स टाइप ऑल्दो हम सेल एंड इट्स ऑर्गेनल के बाद ही पढ़ लेंगे, यहाँ नीचे लिख दिया ये लेक्चर, पर चलो कोई नहीं, मैं तो अभी आपको समझा ही रही हूँ। तो देखो एक चेन होती है कि पहले कोशिका बनती है, कोशिका के बाद बनते हैं उत्तक यानी कि टिश्यू, और जब बहुत सारे टिश्यू आपस में जुड़ते हैं दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, और ऑर्गन जब आपस में जुड़ते हैं तो बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जब जुड़ते हैं आपस में तो वो जाके बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म। अब एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को कैसे। देखो ये थी आपकी कोशिका, ये है आपका उत्तक, ये है आपके छोटे छोटे अंग, इन अंगों से बनेगा एक प्रॉपर तंत्र, ऑर्गन सिस्टम। बड़े सारे ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, बन जाएगा ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आपका लीवर होता है, सभी ने सुना है लीवर, ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने लीवर ना सुना हो। फैटी लीवर हो गया था, चिप बड़ी पीता था, तो लीवर तो सभी ने सुना है। सेल की जब बात करते हैं इसको बोला कोशिका, टिश्यू का याद रखना, इसको उत्तक बोलते हैं। अब क्या होता है, आपके सेल जो होते हैं, जब बहुत सारे सेल आपस में जुड़ते चलेंगे तो वो बना देंगे टिश्यू, और जब बड़े सारे टिश्यूज़ आपस में जुड़ते चलेंगे वो बना देंगे एक ऑर्गन। ऑर्गन में मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि ये जो सेल थे ना, ये थे हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स, हेपेटाइटिस सुना होगा आपने। हेपेटाइटिस या फिर हिपैटो जो वर्ड होता है ना, ये लीवर से एसोसिएटेड होता है। तो जब मैंने लिखा हिपैटोसाइट, तो हिपैटो यानी कि यहाँ पे बात हो रही है किसकी, लीवर की। एक होता है साइट, साइट यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कोशिका की, सेल की। ठीक है, हिपैटोसाइट। तो जब ये बड़े सारे हिपैटोसाइट्स आपस में मिले तो इन्होंने बना दिया हिपैटो टिश्यू, और जब ये बड़े सारे हिपैटो टिश्यू आपस में जुड़े तो इन्होंने बना दिया लीवर। और जब लीवर बाकी के ऑर्गन के साथ जुड़ा, जैसे यहाँ पे लीवर है, यहाँ जैसे पेट होगा, ठीक है, इस तरह से ऊपर दिल होगा, तो मैं अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूँ अकेले, तो यहाँ पे बन गया डाइजेस्टिव सिस्टम जिसका लीवर भी पार्ट है। ठीक है, बन गया ना डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, अब जो ऑर्गन सिस्टम होता है आपका, इसमें बड़े सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं। ठीक है, लीवर आ गया, स्टमक आ गया, इंटेस्टाइन आ गई, आंतें जिनको बोलते हो आप, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। एंड फाइनली अब एक ह्यूमन बॉडी के अंदर थोड़ी सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो आपका हार्ट वाला सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम आपस में जुड़ेंगे एंड दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये साइकिल आपको पता होनी चाहिए। तो देखो ये आगे टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ये वाले टॉपिक इकट्ठे ही चलते हैं। जैसे जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हो, नाम है क्या चीज़, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम,
पर ऑर्गन क्या क्या आ जाएंगे उसके अंडर? एक आ जाएगा आपका दैट इज़ लीवर, ठीक है, फूड पाइप आ जाएगी, देन स्टमक आ जाएगा, इंटेस्टाइन आ जाएगी, फिर आपका पेनक्रियास आ जाएगा। हिंदी में भी करेंगे इनको, डोंट वरी, लिखे होते हैं सारे, अभी मैं जस्ट बता रही हूँ, ठीक है। पेनक्रियास आ गया, एनस आ गया, देर आर सो मैनी थिंग। वैसे अगर एक और एग्जाम्पल मैं उठाऊँ रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो उसके क्या क्या ऑर्गन्स आ जाएंगे? ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया भी छोड़ो, नोज़ से जहाँ से सांसें ली आपने, नोज़ आ गया, ट्रैकिया आ गया, फिर आपके ब्रोंकाई आ जाएंगे, ठीक है, फिर आपके लंग्स आ जाएंगे, फेफड़े आ जाएंगे, फिर एल्वियोलाई आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या बना रही हैं आपके पास? दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। और फाइनली ये रेस्पिरेटरी सिस्टम प्लस पाचन प्रक्रिया का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम प्लस एक्सक्रीशन उत्सर्जन का जो सिस्टम होता है आपका, वेस्ट मटेरियल बाहर भी तो निकालना है, जो बच गया अनडाइजेस्टेड फूड उसको भी तो बाहर निकालना है, इसको भी जोड़ लो। देन देयर इज़ नर्वस सिस्टम, दिमाग से जुड़ा हुआ सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल देखेंगे सब कुछ अभी, ठीक है। तो ये सारे जब आपस में मिलते हैं, इवन स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन ना हो तो फिर खड़े भी नहीं हुआ जाएगा हमसे, तो सॉफ्ट हो जाएगी बॉडी, नीचे पड़े रहेंगे। जब ये सारी चीज़ें, ये सारे सिस्टम जुड़ते हैं, ये देखो ये सारे ऑर्गन थे, जब सारे ऑर्गन जुड़े दे लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम। और जब ये सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में जुड़े तो इन्होंने क्या बनाया? एक ऑर्गेनिज्म बना दिया, ठीक है जी। तो दैट इज़ अबाउट द टिश्यू एंड इट्स टाइप, ऊतक और उसके प्रकार। अब इसके बाद एक आएगा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि आपका जो दिल है वो धड़कता है जब, तो धड़कता क्यों है, ठीक है, लब डप की आवाज़ आती है उससे, लब डप लब डप। तो ये क्यों होता है, कैसे फंक्शनिंग होती है, वो चैम्बर्स याद होंगे आपको, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड सो ऑन, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते थे। फिर आता है आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको मानव उत्सर्जन तंत्र भी कहते हैं। यानी कि जो वेस्ट मटेरियल था, जो आप यूरिनेशन करते हो, ठीक है, वॉशरूम जाते हो ना प्रॉपर वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, तो वो कैसे होती है सारी प्रोसेस, वो आती है आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगेन ये जितने भी चैप्टर पढ़ोगे उनकी डिजीज़ भी पढ़नी पड़ेंगी एंड में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एंडोक्राइन सिस्टम, मानव का अतः सावी तंत्र, स्रावी तंत्र, एंडोक्राइन, हॉर्मोन्स, हार्मोन सुने होंगे, एक सभी ने सुना होगा एड्रेनालाइन रश। जैसे आपका कभी कभी क्या होता है, स्टेज के ऊपर आपको खड़ा कर देते हैं, आपका दिल ऐसे लगता है कि बाहर ही आ गया, तो ये वाला हार्मोन होता है, ठीक है। प्रेजेंट कहाँ पे होता है? जाके किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है एड्रीनल ग्लैंड, उससे निकलता है और भेजता कहाँ पे है? जाके दिल के पास, तभी तो दिल धक धक करता है, किडनी थोड़ी धक धक करती, ठीक है। तो ये आ गया आपका एंडोक्राइन सिस्टम। फिर आता है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन प्रणाली जो होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, मेल फीमेल सभी की बॉडी पार्ट्स के बारे में, बॉडी पार्ट्स तो नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, योनि वाला जो हिस्सा है, प्रजनन प्रणाली जिसे कहते हो आप। फिर आता है आपका ह्यूमन नर्वस सिस्टम, यानी कि मानव का तंत्रिका तंत्र। बोलते हैं ना कि अल्जाइमर हो गया, अल्जाइमर आपने सुनी होगी, बड़ी कॉमन सी चीज़ है, इंसान को पता नहीं लगता है अल्जाइमर में कि क्या चल रहा है साइड में, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके जो ये तंत्र सिस्टम है ना, यही ख़राब हो गया होता है, तंत्र प्रणाली ही ख़राब हो गई होती है, तंत्रिका जिसको आप बोलते हो, ठीक है। फिर आती है ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन, जीवन की उत्पत्ति और विकास। जीवन के उत्पत्ति और विकास को जब आप पढ़ोगे, आप देखोगे कि कैसे आए थे ह्यूमन बीइंग धरती के ऊपर। क्या वो डायरेक्ट ही आ गए थे? क्या वो सिंगल सेल से आए थे कि पहले एक ही सेल रहा करता था धरती के ऊपर फिर जाके बने? पहले कौन आया, राइबोन्यूक्लिक एसिड आया कि डीएनए आया? कुछ पता नहीं है अपने को। वो देखते हैं हम किसके अंदर? जीवन की उत्पत्ति और विकास के अंदर। अब इसके बाद आपको पढ़नी पड़ती हैं डिजीज़, जो कि आपके करंट अफेयर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहता है। रिसेंट अगर मैं एग्जांपल लूँ, एमपॉक्स वायरस, मंकी पॉक्स वायरस जिसको बोलते हैं। सबसे पहले अफ्रीकन यूनियन आपने सुना होगा। अफ्रीकन यूनियन में एक कंट्री है जिसको बोलते हैं DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। 1970s के अंदर ये जो एमपॉक्स वायरस था यहाँ पे ही देखा गया था, पर अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया कि ये जो एमपॉक्स वायरस है ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इवन दिल्ली के 4 जगहों पे, 4 हॉस्पिटल हैं वहाँ पे भी एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी कि अगर कोई पर्सन इससे एमपॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड है तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनिंग करी जाए उसके। तो जो डिज़ीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं।
तो डिजीज़ को अगर समझना है तो ये सारे ऑर्गन पहले आपको समझ में आने चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि डिजीज़ कहाँ पे इम्पैक्ट कर रही है, यहाँ पे ही क्यों कर रही है। तो बैक्टीरियल होगी, आपकी फंगल यानी कि कवक से जो होती हैं वो भी आएंगी, प्रोटोजो आएंगी, हेलमिंथक, हेलमिंथक में वो जो आपने देखी होंगी ना वॉर्म्स वगैरह, वो आ जाती हैं यहाँ पे। फिर वायरस से जो होती हैं वो सब आ जाएंगी। जैसे उसके बाद आती है आपकी इम्यूनिटी। तो डिजीज़ को बोलते हैं ना कि इसकी तो इम्यूनिटी बड़ी कम है। इम्यूनिटी होती है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, किसी रोग को रोकने के लिए आपके बॉडी के अंदर कितनी कैपेसिटी है, तो दैट कम्स अंडर द डिजीज़ इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी जो है उसको कैसे रोका जाए, तो वो चीज़ आप पढ़ते हो। आफ्टर दैट देयर इज़ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आपने पढ़ा ना भी, सेल के अंदर एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस, केंद्र भी बोलते हैं इसको सेल का। एक्चुअली न्यूक्लियस का मतलब होता ही सेंटर है, ठीक है, तो इसको नाभिक बोल दिया जाता है कई बार। अब हुआ क्या यहाँ पे नाभिक के केस में, हर एक आप ना बॉडी का किसी भी हिस्से को उठा लो, फेस को उठा लो, यहाँ से छोटा सा पोर्शन भी निकालोगे सेल निकल के आएगा। देयर आर मिलियन ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी मिलियन ऑफ सेल से बनी है। तभी तो बोलते हैं ना कि मसल हैव मेमोरी। मसल की मेमोरी क्यों होती है, मसल हैव मेमोरी, मसल की मेमोरी होती क्यों है, क्योंकि हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और हर एक न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए प्रेजेंट है, जो कि पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर रखता है। अभी नहीं समझ आया, इट्स ओके, इसको हम पढ़ेंगे अभी बाद में, एक पूरी चेन मैं आपको याद करवाऊंगी, वहाँ पे देखेंगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा वो है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। मोशन, गति, ठीक है, याद है ना डिस्टेंस वगैरह पढ़ते थे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ते थे, तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ोगे मोशन के अंदर। फिर आता है आपका फोर्स, मोमेंटम, इनर्शिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बल, संवेग, जड़त्व, न्यूटन के गति के नियम। एक बार न्यूटन साहब बैठे थे पेड़ के नीचे, पेड़ था सेब का, और सेब गिरा नीचे और उनके सिर पे गिरा, और फिर उन्होंने रियलाइजेशन करी कि सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। फिर आया कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी, कि ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी है जो कि हर चीज़ को नीचे की तरफ खींचती है। फॉर एग्जाम्पल आप बॉल से खेलते हो तो ऊपर फेंकते हो आप, तो ऊपर वो दोबारा से नीचे आ जाती है। तो ये सारा आता है मोशन के अंदर। फिर उसके बाद आता है साउंड का कॉन्सेप्ट। साउंड यानी कि आवाज़, ठीक है, साउंड यानी कि आवाज़। इसका रेलिवेंस आपके डिफेंस टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है, डिफेंस टेक्नोलॉजी में साउंड वाले टॉपिक का बहुत ज़्यादा रेलिवेंस रहता है। तो 1 सेकेंड गाइस, चलो, तो यहाँ पे आवाज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ोगे सोनार, ठीक है, सोनार पढ़ोगे। फिर आप पढ़ोगे साउंड के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। जैसे आपने राफेल देखा होगा, ठीक है, आर्मी का राफेल कितनी स्पीड में जाता है, तो वो कौन सी स्पीड की कैटेगरी में आता है, दैट यू शुड नो, और वो हम पढ़ेंगे साउंड वाले चैप्टर में। फिर इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, विद्युत और चुंबकत्व जिसको बोलते हैं, हीट ट्रांसफ़र, लेटेंट हीट, फ्लोटेशन, कैपिलरिटी, सरफेस टेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऊष्म स्थानांतरण, गुप्त ऊष्मा, पलवन, केशिकात्व, सतही तनाव, सरफेस टेंशन, तो ये सारे हम पढ़ेंगे अंडर फिजिक्स। उसके बाद आता है आपका केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। इसके कल भी हमने एग्जाम्पल करे थे, ठीक है, शुरू से करेंगे। दैट इज स्टेट ऑफ मैटर कि 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 2 और टर्म्स होती हैं पर वो आप पढ़ते हो अगर आपको साइंटिस्ट बनना है। अपने काम की यहाँ पे सिर्फ 3 होंगी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देन कमिंग टू द एटम एंड मॉलिक्यूल्स। फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स, याद है ना, वो हाइड्रोजन पढ़ते थे, लिथियम आता था, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है, ऐसे कुछ एलिमेंट्स आप पढ़ते थे। ये भी छोड़ो, ये 2 तो आपने सुने होंगे, AU एंड AG। पहले हस्बैंड को लेडीज़ बोला करती थी AG, तो वैल्यू भी किसकी थी ज़्यादा, सिल्वर की। अब बोलती हैं AU तो गोल्ड की है, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, और इन एलिमेंट्स को कहाँ पे रखा गया है, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कल भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक न्यूज़ आर्टिकल्स में बार बार एक ट्रेजिडी आती है जिसको बोलते हैं हूच ट्रेजिडी। इथेनॉल की जगह पी लिया मिथेनॉल, मर गया इंसान, ठीक है। और ये कभी भी सिंगल नहीं मरता, इसमें ग्रुप में मरते हैं, क्योंकि ये लेबरर होते हैं फैक्ट्रीज एंड ऑल में जहाँ पे अल्कोहल चाहिए होता है। इनको लगता है अल्कोहल ये तो है, पी लो,
और जब पीते हैं तो इनकी बॉडी में बनता है खतरनाक एसिड जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, और फाइनली उस पर्सन की हो जाती है डेथ। ठीक है, मिथेनॉल की वजह से होता है ये। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। देन आता है केमिकल कंपाउंड, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो जब एंटा एसिड पढ़ाए थे मैंने कल आपको, एंटा एसिड में हमने क्या देखा था, एग्जाम्पल देखा था एक जिसको बोलते हैं इनो। तो इनो बेस है और आपके पेट में HCl बन रहा है, दैट इज़ एसिड। दोनों जब आपस में मिलते हैं दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट और साथ में वाटर। तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल हो गया सब कुछ, बोलते हैं ना न्यूट्रल रहा करो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल रहा करो। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगता है, यहाँ से ही उठाया गया इन शॉर्ट। सबसे जो इम्पॉर्टेंट आपका, अगर आपको UPSC टारगेट करना है, ये सब पिछला जो देखा वो तो अगर आप स्टेट एग्जाम को स्पेसिफिक टारगेट कर रहे हो तो वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। पर टेक्नोलॉजी जो है UPSC ही अगर टारगेट कर रहे हो तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपको टेक्नोलॉजी से मिलेंगे। स्टेट में भी मिलेंगे टेक्नोलॉजी से, पर मैक्सिमम 2 से 3, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो इम्पॉर्टेंट तो है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? अब ऐसे थोड़ी ये प्रीलिम्स ही देना है, मेंस का एग्जाम तो देना है, वहाँ पे तो फिर लिखना ही पड़ेगा। उसके लिए तो आपको टेक्नोलॉजी वाला पार्ट भी आना चाहिए, तो वहाँ पे खूब सारे क्वेश्चन बनेंगे, राइट। सो सबसे पहले आती है जैव प्रौद्योगिकी। टेक्नोलॉजी का मतलब तकनीकी भी होता है, प्रौद्योगिकी भी होता है। तो यहाँ पे हम पहले पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल लेते हैं रिसेंट केस की। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था एक धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 के ऊपर। धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, ये ना सरसों की एक वैरायटी है जिसको बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा बनाया गया। तो इसमें जजमेंट में आया 1-1। एक जज साहब कहते हैं कि इसका यूज़ जो है वो अलाउ कर दिया जाए, वहीं पे दूसरे जज साहब ने बोला नहीं इसका यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक ने हाँ कर दी, एक ने ना कर दी, और फिर बात छोड़ दी गई एक्सपर्ट्स के ऊपर कि क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं। तो वो सारी चीज़ें आप कहाँ पे पढ़ते हो? वो पढ़ते हो आप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। इसके अलावा एक और चीज़ आपने सुनी होगी, कॉटन की एक वैरायटी, दैट इज़ BT कॉटन। इसके अंदर एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया डाल दिया जिसको बोलते हैं बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस। ठीक है, बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस। ये बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस क्या करता है? जो पिंक वॉलवॉर्म आपने सुना होगा, पिंक वॉलवॉर्म, ये ना कॉटन को ख़राब कर देता था। तो अब क्या हुआ, इसके अंदर BT डाल दिया, बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस। तो अब पिंक वॉर्म जो होता है वो इसको ख़राब नहीं कर पाता। तो ये सारे प्रिंसिपल कहाँ पे पढ़ोगे आप? बायोटेक्नोलॉजी। पर अगर बायोटेक्नोलॉजी को ढंग से समझना होगा तो आपका सेल वाला चैप्टर, जेनेटिक्स वाला चैप्टर और जो डिजीज़ वाला चैप्टर है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तभी तो कॉन्सिक्वेंसेस लिख पाओगे कि बायोटेक के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। ठीक है, सो स्टैटिक वाला पार्ट जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। फिर आती है आपकी नैनो तकनीकी, नैनो टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल सनस्क्रीन्स आप यूज़ करते हो। सनस्क्रीन्स जो होती हैं आपकी, अब उसमें क्या नोटिस करते हो कि एक तो आपके फेस को बड़ी शाइनी देता है और दूसरा UV रेडिएशन से आपको प्रोटेक्ट करता है। तो इसके अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स डले होते हैं जिनको बोलते हैं नैनो पार्टिकल्स। इसके बाद आपने सुना होगा कैम्यूफ्लेज। गिरगिट होता है ना, गिरगिट, कैमेलियन। गिरगिट क्या करता है? अपना रंग बदल लेता है, गिरगिट रंग बदल लेता है। तो वैसे ही आर्मी के लिए हम यूनिफॉर्म्स बना रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से, स्पेशली नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से, जिसके थ्रू नैनो पार्टिकल से बनाए जाएंगे कि सराउंडिंग में जो भी एरिया होगा, मान लो जंगल वाले एरिया में कोई सिचुएशन बन रखी है, ठीक है, टेररिज्म की, तो वहाँ पे अटैक्स करने हैं, तो जो कपड़े होंगे आर्मी वालों के वो ग्रीन कलर अटेन कर लेंगे, और या फिर डेजर्ट वाली कंडीशन है तो रेत वाला कलर अटेन कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं इसको बोलते हैं कैम्यूफ्लेजिक। एंड डिफेंस जो हमारे पर्सोनल्स हैं उनके लिए जो यूनिफॉर्म्स बनाई जा रही हैं रिसेंटली, वो इस प्रोसेस से बनाई जा रही है। पर प्रिंसिपल किसका लगेगा? नैनो टेक्नोलॉजी। तो आपको बेसिक चीज़ें नैनो टेक्नोलॉजी की भी पता होनी चाहिए। उसके बाद आती है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोटिक्स को तो हिंदी में भी रोबोटिक्स ही बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कृत्रिम होशियारी भी बोलते हैं, पर आप AI लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? AI, इस तरह से। ठीक है, सो रोबोटिक्स के यहाँ पे प्रिंसिपल्स हमें पढ़ने होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमें प्रिंसिपल पढ़ने होते हैं। फिर आता है ICT। I स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन, C स्टैंड फॉर कम्युनिकेशन, T स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, तो इंफॉर्मेशन का मतलब है आपका सूचना, कम्युनिकेशन यानी कि संचार,
टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी या फिर तकनीकी। तो क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं वो करंट अफेयर्स आपको पता होने चाहिए, पर उससे पहले बेसिक्स इसके भी हम करेंगे, क्योंकि बिना बेसिक के करंट अफेयर समझ नहीं आते। देन देयर इज़ अ स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। बड़े सारे रॉकेट्स लॉन्च होते हैं। रिसेंटली जो हुआ है अभी ना, वो है दैट इज़ रूमी, ये वाला, ठीक है, रूमी 1 की अगर बात करें तो इसमें क्यूब सैटेलाइट्स और पीको सैटेलाइट भेजे गए हैं। क्यों भेजे गए हैं? ये क्यूब सैटेलाइट जो होता है 1 से 10 किलोग्राम की नैनो सैटेलाइट्स होती हैं। ये क्यों भेजे हैं? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ कर रहा है और ऊपर से क्लाइमेट चेंज बहुत रैपिडली हो रहा है। तो इसका जो डाटा है वो एनालाइज करने के लिए ये भेजा गया इंडिया के द्वारा, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ही नासा का टैनेगर गया है, टैनेगर नासा का, तो ये भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डाटा कलेक्ट करेंगे अबाउट मीथेन। ग्लोबल वार्मिंग में CO2 तो रिस्पॉन्सिबल होता है, पर जो 30% रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? मीथेन, CH4, ठीक है। सो टैनेगर भेजा गया नासा के द्वारा। फिर आती है आपकी दैट इज़ डिफेंस टेक्नोलॉजी, यानी कि रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो अभी रिसेंटली आपको पता होगा US से हमने राइफल्स प्रोक्योर करने हैं, जो कि 2025 तक हमें रिसीव हो जाएंगे। SIG 716 ये राइफल्स हमने प्रोक्योर कर लिए हैं, 2025 तक इनकी डिलीवरी हो जाएगी। तो ये एक तो इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया और US के रिलेशन को बूस्ट कर रहा है, और साथ में इंडिया की जो एडवांसमेंट है उसको भी दर्शा रहा है, ठीक है। सो ये आ गई आपकी डिफेंस टेक्नोलॉजी। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर गए थे कहाँ? यूक्रेन। और यूक्रेन में वहाँ पे उन्होंने एक मेडिकल केयर यूनिट दी जिसका नाम है भीषम क्यूब्स, ठीक है। तो ये भी डिफेंस के अंडर आ जाएगा। डिफेंस कोऑपरेशन करी हमने फॉरेन कंट्री के साथ। देन आती है आपकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, परमाणु प्रौद्योगिकी या तकनीकी। अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अगर आपको ढंग से समझनी होगी तो फिजिक्स के आपके चैप्टर क्लियर होने चाहिए, ठीक है, जहाँ पे हम पढ़ेंगे अबाउट द न्यूट्रॉन। इवन केमिस्ट्री में भी ये चीज़ आएगी, तो ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आपको न्यूक्लियर टेक समझ आएगा। तो दैट इज़ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। दैट वॉज योर होल सिलेबस। फर्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।